नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे अवंती फीड के चार्ट के बारे में। अवंती फीड का चार्ट मुझे क्यों पसंद आ रहा था आज से 2 महीने पहले। ठीक, तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अवंती फीड के चार्ट्स को लेकर के मैं क्यों बुलिश हुआ था। ठीक, उसके अंदर मुझे क्यों स्ट्रेंथ दिखाई दी थी, इसके बारे में मैंने डिस्कशन मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी किया है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लॉग इन हो जाइए, यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है। यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे मार्केट की अपडेट्स और स्टॉक्स की एनालिसिस शेयर करता हूँ। और अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली बेसिस पर मार्केट से जुड़ी हुई अपडेट्स और चार्ट्स का एनालिसिस अपडेट करता हूँ। ठीक, तो दोस्तों अवंती फीड के चार्ट्स को हम 3 पैरामीटर पे देखेंगे। जैसा कि पोजिशनल ट्रेड्स जब मैं लेता हूँ उस समय मेरे 3 पैरामीटर होते हैं। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा होता है डिमांड, जो रीजन किस कारण से इसके अंदर बड़ी मूवमेंट बनेगी। ठीक, तीसरा होता है कि फंडामेंटल बेस, इसका फंडामेंटल मजबूत है कि नहीं। फंडामेंटल वैसे ऑप्शनल होता है, बट फिर भी एक बैक ऑफ द माइंड रखने के लिए हमें फंडामेंटल का व्यू देखना पड़ता है। मेजरली टेक्निकल और टेक्निकल्स को अ, सहारा देने वाले जो डिमांड है, जो डॉट्स हैं, उनको कनेक्ट करना। तो चलते हैं दोस्तों और शुरू करते हैं अवंती फीड के चार्ट्स का एनालिसिस। तो जैसे कि हम चार्टिस्ट हैं, हम सबसे पहले चार्ट से शुरुआत करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे अवंती फीड को। ठीक है, तो अवंती फीड का चार्ट्स के ऊपर हम चलते हैं। ये अवंती फीड का चार्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि अवंती फीड जब मैं पोजिशनल व्यू लेने की कोशिश करता हूँ तो उस समय जो मेरा सेटअप होता है वो MACD बेस होता है, और उस समय जो मैं एनालाइज करता हूँ वो मंथली चार्ट के आधार पे करता हूँ। तो मेरे सेटअप के आधार पे मुझे किस प्रकार से अवंती फीड के अंदर तेजी दिख रही थी। तो सिंपली मैं मेरा पहले सेटअप लगा लेता हूँ। राइट, तो यहाँ मैं जो एनालिसिस है वो टॉप टू डाउन करता हूँ, यानी पहले मंथली का एनालिसिस होता है, उसके बाद में धीरे धीरे डेली की तरफ बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले जैसे ही मैंने इस चार्ट्स को देखा तो उसके अंदर मुझे दिखाई दिया यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का एक पैटर्न। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का एक पैटर्न मुझे यहाँ देखने को मिला। और उसके बाद यहाँ से एक मेजर ऑन सपोर्ट। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल या फिर आप इसको कह सकते हैं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहा है। डिसेंडिंग ट्रायंगल, जैसे डिसेंडिंग ट्रायंगल हमेशा तेजी के लिए क्यों होता है, नीचे एक सपोर्ट जब होता है, नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी और ऊपर से नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ऊपर से एक करेक्टिव पैटर्न है। प्राइस ने इसको ब्रेक किया है। ठीक है, प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, इसका मतलब है कि ट्रेंड शिफ्ट हो गया है, ट्रेंड यहाँ से बदल गया है। 21 EMA हाई के ऊपर है और ट्रेंड यहाँ से शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, क्योंकि इसने मंथली चार्ट्स के ऊपर काफी बड़े करेक्शंस को ब्रेक, यानी 2017 से लेकर के जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसने यहाँ 1 जनवरी 2024 को ब्रेक किया है, इसलिए इस जगह पर। ठीक है, और ये मेरे वॉच लिस्ट में कब आया था मैं भी इसके बारे में अपडेट कर देता हूँ। लेकिन 1 जनवरी, अराउंड 1 जनवरी, यस 1 जनवरी को यहाँ पे इसने ब्रेक किया इस ट्रेड लाइन को। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो आपका शिफ्ट हो गया है तेजी की ओर। ठीक, इसको क्रॉस वेरिफिकेशन जैसे मैं करता हूँ वो MACD के आधार पे करता हूँ। तो MACD के अंदर भी यहाँ पे आप देखेंगे 1 जनवरी 2024, यानी कि 1 फरवरी को मुझे यहाँ पता चला कि इसका ट्रेंड शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे 2 वेरिफिकेशन हो रहे हैं। एक तो सबसे पहले 3 वेरिफिकेशन यहाँ हो रहे हैं। एक तो डिसेंडिंग ट्राइंगल है। ठीक, करेक्टिव पैटर्न है, ट्रेड लाइन नीचे की ओर आ रहा है, प्राइस ने ट्रेड लाइन को ब्रेक किया। ठीक, और उसके साथ ही आप देखेंगे MACD का बुलिश क्रॉसओवर है, यानी कि एक तो पैटर्न है, फर्स्ट पैटर्न। सेकंड चीज करेक्टिव पैटर्न है, यानी कि ट्रेड लाइन जो है उसको, प्राइस जो है ट्रेड लाइन को ब्रेक करके
ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 21 EMA हाई के ऊपर है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बनी हुई है। ठीक, और MACD भी बुलिश साइड पे इशारा कर रहा है। तो ये तीन चीजें मेरे को यहाँ से देखने को मिली, और इसके लिए मैंने इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखा, और साथ ही सभी के साथ शेयर भी किया, और ग्रुप के अंदर शेयर किया। उसके अंदर मैंने अपडेट किया कि मुझे यहाँ से एक तेजी नजर आ रही है। फिर चलते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही ये प्राइस यहाँ से निकला तो ये कंसोलिडेशन हो गया। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, जब भी मंथली चार्ट्स के ऊपर कोई सेटअप बना हुआ है और डेली चार्ट्स के अंदर वो तेजी से पहले जब कोई कंसोलिडेशन करता है, तो उसके अंदर डेफिनेटली एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसका सपोर्ट क्या होगा? मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमने ले लिया है तो ये फाइनली ऊपर ही जाएगा। इसका हमें एक स्टॉप लॉस भी डिसाइड करना पड़ेगा। तो ये प्रीवियस का जो टॉप है यहाँ से लेकर के रीसेंट का जो बॉटम है, ठीक है, इस जोन का, तो ये हो जाता है मेरा मेजर सपोर्ट। अगर प्राइस इसके नीचे चला जाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे अपना अपनी जो पोजीशंस है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। राइट। तो ये इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया। इसलिए जब भी जो लोगों ने पोजीशन बनाई थी अवंती फीड के अंदर, वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि रोहित ये क्या हो रहा है, मतलब ये नीचे जा रहा है तो क्या करूँ, लूँ कि निकल जाऊं? मैंने बोला अभी खरीदो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। खरीदने का मतलब है कि अभी मुझे इसमें सब कुछ सही लग रहा है, कोई इसमें के अंदर प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। राइट, तो अभी इसके अंदर हम बने रह सकते हैं। तो इस जोन के आसपास जब ये आ रहा था, तो डेफिनेटली मेरी स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप की ही थी। राइट, और ये थी एक ट्रेड लाइन। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये प्राइस इसको ले ऊपर निकला, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पर 0.618 जो है, 0.618 का जो लेवल है यहाँ पर, प्राइस जो है 0.618 के ऊपर आया था। तो यहाँ मैंने जब पोजीशन बनाई, ठीक है, तो प्राइस उस दूसरे दिन यहाँ पे नीचे आ गया। तो डेफिनेटली जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हो गया। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पर निकल गए, लेकिन इसने दोबारा क्या किया, 0.618 के ऊपर क्लोजिंग दी। तो तो यहाँ पे जब कल एक मेंबर का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि रोहित ये निकल चुका है, प्राइस से बहुत ऊपर गया है, तो क्या करूँ, पोजीशन क्लोज करो। मैंने उसको कहा कि देखो, अभी करंट सिचुएशन, अभी तो इसमें पोजीशन फ्रेश बनेंगी, ठीक है, क्योंकि ये 0.618 के ऊपर है, 21 EMA हाई के ऊपर है। ठीक, और MACD भी आप देख सकते हैं अप साइड की ओर इशारा कर रहा है। तो डेफिनेटली अगला जो यहाँ से टारगेट होना चाहिए वो अराउंड बनेगा 676 के आसपास, यानी 676 से लेकर के 680 के बीच में इसको पहुंचना चाहिए। और 21 EMA हाई के ऊपर है, और डिमांड भी कहीं ना कहीं इसके अंदर बढ़ती हुई दिख रही है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक्स बहुत अच्छे एक ट्रेंड में हमें देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ट्स के ऊपर एक अच्छा खासा पॉजिटिविटी मुझे देखने को मिली थी। इसके लिए हंस के हर एक टिप में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेश करना चाहते हैं, उनको यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए थी। ओके, तो ये चार्ट्स का एक होलिस्टिकली व्यू हो गया कि इसके अंदर मेरी जो पोजीशंस थी क्यों तेजी की ओर बनी थी। राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक करेक्टिव टाइप पैटर्न था, उसने इसको ब्रेक किया, और ये कैंडल ने 0.618 के ऊपर भी जाकर के क्लोजिंग दी, और इस करेक्टिव पैटर्न से ये प्राइस वापस से ऊपर आया, और इंक्रीजिंग डिमांड होने से इसके अंदर एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। तो डेफिनेटली जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्राइस को 680 तक के लेवल हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो ये था एक अवंती फीड का व्यू। तो ये हो गया चार्ट्स का व्यू। अब ये कौन कौन से डॉट थे जिसके कारण मैंने इसमें तेजी को कंसीडर किया, तो चलते हैं दोस्तों, वो डॉट्स को भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये था कि डिलीवरी परसेंटेज का डाटा देखेंगे, जिसके आधार पे हम पता करने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर जो बाइंग हो रही थी, क्या वो स्ट्रेंथफुल थी, कि या फिर एक स्पेक्युलेटिव बाइंग हो रही थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मैंने यहाँ पे देखने की कोशिश की कि जो अक्टूबर नवंबर है,
वहां पे 50%, 54%, 60%, 55%, 51%, 56%, मतलब लगातार 50% से ज्यादा की डिलीवरी बेस यहाँ बाइंग चल रही थी। राइट। और जैसे जैसे जनवरी आया, उसके बाद बीच बीच में यहाँ पे और भी डिलीवरी बेस बाइंग हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 55, 54%। तो इस तरीके की जो बाइंग है यहाँ पे हमें देखने को मिल रही थी। यानी कि ये जब भी एक डिलीवरी बेस बाइंग हो रही है तो बड़े मूवमेंट से पहले होती है। ठीक है। जब डिलीवरी बेस बाइंग हो रही है तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो स्मार्ट मनी है, जो बड़ा प्लेयर है, ठीक है, वो एक्यूमुलेट कर रहा है। ठीक है। ये ये जो प्राइस आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लोग जब डिलीवरी में खरीद रहे थे, ये जोन था। यस। तो ये जोन के आसपास ये लोग क्या कर रहे थे, एक्यूमुलेट कर रहे थे। यहाँ डिलीवरी में क्या कर रहे थे, माल उठा रहे थे, जो हमें डिलीवरी बेस का डाटा भी हमें ये बता रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ और मंथली चार्ट्स के अंदर ये कैप्चर हो गया। और ये बहुत अच्छा हेल्दी साइन होता है कि जब भी प्राइस के अंदर बड़ा मूव आने वाला होता है, तो इस जगह से ये जो वर्टिकल लाइन दिख रही है, जो मंथली चार्ट्स के में जब बुलिश होता है, उसके बाद अगर एक करेक्टिव पैटर्न आता है इस टाइप का, और उसके बाद ये रैली करे, तो डेफिनेटली वो एक बड़ी बुल रन को इशारा करता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक्साइड इंडस्ट्री का। तो एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो मंथली चार्ट्स के अंदर जब वो बुलिशनेस आई, ठीक, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का मेरा तरीका है, तो उसके बाद एक करेक्शन है, एक करेक्टिव पैटर्न यहाँ बना। ठीक, जो हमें अवंती फीट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो करेक्टिव पैटर्न से यहाँ पे जब बना, उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली हमें एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर बन रही थी। ये जोन के अंदर मैंने लोगों को सलाह दी थी कि एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर हम देख सकते हैं, उसके अंदर एक बड़ी रैली की संभावना नजर आ रही है। और आज एक्साइड हमारा 3 गुना के आसपास हो चुका है। ठीक है। 175, 180, पूरे शेर खान को मैं कॉल लेके आया था इसकी, और आज तक वो लोग इस चीज का शुक्रिया करते हैं। मतलब ये जॉक सपाट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली ये मेरी बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। इस पे मैंने रिपोर्ट भी डिस्कस की है। आने वाले टाइम के वीडियो में मैं इसको भी डिटेल में चर्चा करूंगा कि किस तरीके से एक्साइड इंडस्ट्री के ऊपर मैंने रिपोर्ट भी बनाई थी, और इसके चार्ट्स को कैसे मैंने एनालाइज किया था, और डॉट्स के साथ बताऊंगा, रीजन के साथ बताऊंगा। हवाबाजी नहीं रहेगी। तो चलते हैं अवंती फीट के चार्ट्स के ऊपर। तो अवंती फीट का चार्ट जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले मेरा क्राइटेरिया होता है कि मंथली चार्ट्स के अंदर स्ट्रक्चर, अगर करेक्टिव पैटर्न होना, सबसे पहले करेक्टिव पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद आपका MACD जो है, जो मेरा सेटअप है, उसके बेस पे एक बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए, यानी दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तीसरा पॉइंट, वो बहुत अच्छे स्ट्रक्चर होते हैं जब MACD की जो वर्टिकल लाइन है, उसके बाद जो डेली चार्ट्स के ऊपर अगर स्टॉक कंसोल करने के बाद तेजी करता है, कंसोल करने के बाद तेजी कर रहा है, तो यस, इसके अंदर बहुत अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। दूसरा पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, डिलीवरी के अंदर एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा था। लगातार डिलीवरी बेस यहाँ बाइंग होती हुई दिख रही थी। ठीक। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में मेरे को सबसे अच्छा डाटा ये लगा। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकर कॉल्स ऑन अवंती की फीड एक्यूमुलेशन के लिए। यहाँ पे ब्रोकर्स ने अवंती फीड को एक्यूमुलेट करने की सलाह दी थी 569 के टारगेट के लिए। ठीक है, ये तो ओके है। तो कॉल्स है, लेकिन जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, एक तो सबसे पहले इन्होंने टाइप किया यूनियन था, यूनियन ग्रुप जो थाईलैंड का है, जो श्रिम्प बिजनेस के अंदर इनकी ही तरह काम करता है, और उसके साथ इन्होंने टाई अप किया। दूसरा रीजन था, यस, एडेड बाय स्टेबलाइजेशन इन रो मटेरियल प्राइजेस, यानी कि जो रो मटेरियल की जो प्राइजेस हैं, ठीक है, वो स्टेबल रहेंगी। और जो डिमांड है, ठीक है,
shrimp productions is expected to increase by 10 to 15% in 2024। यानी कि आपके रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल आप ले रहे हो वेंडर के पास से, उसका जो प्राइस है वो स्टेबल रहेगा और डिमांड बढ़ जाएगी। यानी कि जहां आप 100 रुपए का रॉ मटेरियल लेकर के 120 में बेच रहे हो, ठीक, और वहां पे डिमांड है 100, ठीक, तो आपका प्रॉफिट अभी एक रेंज में घूम रहा है। लेकिन आपको पता है अब जो डिमांड है वो 300 हो जाएगी, ठीक है, वो 300 हो जाएगी, और जो रॉ मटेरियल का प्राइस है वो 100 रहेगा। यानी 20-20 रुपए का जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो अब 300 क्वांटिटी के ऊपर और बढ़ जाएगा। यानी कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज होने वाला है। तो दूसरा रीजन ये था, यानी कि मैं सारे डॉट्स को साथ में लेके चल रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट था चार्ट्स का बेहतर होना, चार्ट्स के अंदर स्ट्रेंथ आना, ठीक। दूसरा पॉइंट है रॉ मटेरियल के प्राइसेस स्टेबल होना, और वॉल्यूम के अंदर जो डिमांड है वो 10 से 15% का इजाफा होना श्रिम्प के बिजनेस के अंदर, ठीक। आगे चलते हैं, तो आगे देखेंगे कि आप यहाँ पे ये अवंती फीड के चेयरमैन और एमडी हैं, ठीक, अलूरी इंदिरा कुमार का नाम है इनका। इनका कहना है कि इन इंडिया ओनली 40% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेजिटेरियन। यानी 100%, अगर यानी 140 करोड़ की अगर जनता है तो उसमें से खाली 40% लोग वेजिटेरियन है, बाकी के लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। यानी कि बहुत बड़ा डिमांड है, बहुत बड़ी एक जनता है देश के अंदर जो नॉन वेजिटेरियन की ओर इशारा कर रही है। और हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि जहाँ पर लोग नॉन वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं, क्योंकि टाइम ही वैसा चल रहा है। और अभी से जो हमारी जनता है वो 40% खाली वेजिटेरियन है, और इनका जो बिजनेस है वो श्रिम्प का बिजनेस है। अभी हम उस बिजनेस को भी देखेंगे, ठीक। तो दूसरा कारण ये था कि पहला कारण जैसे मैंने बताया कि चार्ट्स बहुत सही लग रहा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल था, एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर था, राइट। तीसरा डिलीवरी बेस्ड बाइंग चल रही थी। चौथा पॉइंट रॉ मटेरियल के प्राइजेस स्टेबल रहेंगे, और डिमांड जो है, जो फुटफॉल है वो 10 से 15% तक इंक्रीज हो जाएगा। चौथा पॉइंट है यहाँ पे 40% ही जो पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन है, बाकी 60% नॉन वेजिटेरियन। तो डेफिनेटली जो इस तरह का ये काम कर रहे हैं, और ये एक्सपोर्टर है श्रिम्प के, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड अमेरिका हो गया, जापान जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है, जो सबसे बड़ा इनका इम्पोर्टर है, चाइना हो गया, रसिया हो गया, ठीक, ये सभी जगहों पर ये क्या करते हैं, श्रिम्प को एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। श्रिम्प क्या होता है ये अगर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा इनकी वेबसाइट के ऊपर, राइट। तो 60% यानी कि इनके पास बहुत अच्छा मार्केट इंडिया के अंदर है, जो श्रिम्प को यानी कि नॉन वेजिटेरियंस है, और जिसके कारण बस इनका जो प्रोडक्ट है डेफिनेटली बंद नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि अवंती फीड का चार्ट्स तो मजबूत है ही, लेकिन इनका जैसा बिजनेस है ये क्लोज नहीं होने वाला, क्योंकि लोग धीरे धीरे जैसे समय में जी रहे हैं, जिस तरीके के अभी हालात हैं, लोग वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन की ओर अग्रसर होते रहेंगे, ठीक। आगे आप देख सकते हैं ये आईबीएफ की वेबसाइट है जो गवर्नमेंट साइट से, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मुझे किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना होता है तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। तो इंडस्ट्री के अंदर ये जो इंडस्ट्री है ये फूड प्रोसेसिंग की है, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा था कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्वालिफाई फॉर द कंप्लीट प्रॉफिट्स एग्जम्पशन इन फॉर फर्स्ट 5 ईयर एंड 100% एफडीआई इज परमिट इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। यानी फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि प्लांट जो एफडीआई एफपीआई के अंदर में अंतर अगर मैं बता दूं, एफपीआई का मतलब होता है जो डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, एफडीआई का मतलब होता है जो देश के अंदर आते हैं, प्लांट लगाते हैं और जॉब देते हैं, यानी जॉब को क्रिएट करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो स्पेशली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उनके लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, जो फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। ग्रोइंग डिमांड के अंदर मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये जो आने वाले समय में इसकी जो डिमांड है 866 यूएस डॉलर बिलियंस में है, जो आने वाले समय में बदल जाएगी। यानी 2027 तक ये जो है 1274 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन जाएगी, जो इस समय 866 बिलियन डॉलर है 2022 तक। तो डिमांड ग्रोइंग है,
राइट। दूसरा पॉइंट ये था कि ये जो एमडीएस चेयरमैन थे, इन्होंने कहा है कि 60% जो पॉपुलेशन है वो भारत के अंदर नॉन वेजिटेरियन है। ठीक, ये दूसरा पॉइंट है, क्योंकि एक अच्छा खासा मार्केट इन नॉन वेजिटेरियन बिजनेस करने वालों के लिए बना हुआ है। और विदेशों के अंदर तो हम सब जानते ही हैं, वहां तो नॉन वेजिटेरियनों की लाइन लगी पड़ी है। ठीक। तीसरी तरफ ब्रोकर्स की कॉल्स भी यहाँ पे थी। कॉल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो रॉ मटेरियल के प्राइजेस हैं वो स्टेबल थे, और 10 से 15% की ग्रोइंग डिमांड, यानी कि सिंपल चीज है, आपका कच्चा माल स्टेबल है और आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो डेफिनेटली आपका रेवेन्यू जब आएगा तो उसमें जो आपका मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन है, वो इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। ठीक। तो ये दो तीन कारण थे यहाँ से, और आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक। यहाँ पे आप रिपोर्ट्स के अंदर जाएंगे तो ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की जो रिपोर्ट्स है, यहाँ से आप डाउनलोड करके इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी साइट है, डेफिनेटली विजिट करिएगा। अवंती फीड के ऊपर एक ब्रोकर की कॉल थी, ये जियोजीत करके इनका नाम है। ये सेम ही चीज इन्होंने ये भी कहा है कि रॉ मटेरियल प्राइस स्टेबल है, और 10 to 15% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिली थी, जिन्होंने टारगेट भी रखा था 569 के आसपास, और एक्यूमुलेट करने की इन्होंने सलाह दी थी। तो ये सेम चीज है जो टाइप किया था इन्होंने हाई यूनियन ग्रुप से। तो ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो सेम चीज जियोजीत के प्लेटफॉर्म पे हमें देखने को मिला है। तो ये एक रीजन। अब मैं फंडामेंटल की तरफ चलूंगा, पहले मैं सारी चीजें एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट अगेन रिपीट करते हैं कि करेक्टिव डिमांड है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्राइंगल बना हुआ है। करेक्टिव डिमांड है, प्राइस डिसेंडिंग ट्राइंगल को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब है कि बहुत समय से जो करेक्टिव पैटर्न चल रहा था उसको प्राइस ब्रेक कर रहा है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। 21 EMA हाई के ऊपर है, इसका मतलब स्ट्रेंथ बरकरार है। तो डिसेंडिंग ट्राइंगल है, करेक्टिव पैटर्न है, और प्राइस इसको ब्रेक कर रहा है। एमएससीडी का भी सपोर्ट है, एमएससीडी का भी बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। इसका मतलब है कि आप में 3x सपोर्ट यहाँ मिल रहा है इस प्राइस के ऊपर जाने का। राइट। दूसरा कारण, जैसे ही करेक्टिव पैटर्न, जैसे ही एमएससीडी का बुलिश क्रॉसओवर हुआ, ये वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हैं ये बुलिश क्रॉसओवर है, इसके बाद जो प्राइस है ये कंसोलिडेशन में चला गया। और ये बहुत हेल्दी साइन होता है कि जब बुलिश क्रॉसओवर हुआ उसके बाद प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाए, तो डेफिनेटली इसके अंदर बहुत अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ऐसा हमने एक्साइड के चार्ट्स के बेस पे भी देखा। दूसरा पॉइंट, डिलीवरी बेस बाइंग हो रही थी, ठीक है, डिलीवरी बेस यहाँ पे खरीदारी चल रही थी। हर एक दिन, हर एक वीक, जब एंड ऑफ द वीक होता था तो 50% से ज्यादा की डिलीवरी यहाँ देखने को मिलती थी। रॉ मटेरियल की प्राइजेस स्टेबल है, और 10 से 15% की वॉल्यूम की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, 60% पॉपुलेशन नॉन वेजिटेरियन है और 40% ही खाली वेजिटेरियन है। फोर्थ पॉइंट है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2027 तक जो इसका मार्केट है 1274 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। राइट। और फूड प्रोसेसिंग के अंदर आने वाले 5 साल में एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की 100% फंडिंग का सपोर्ट इसमें बना रहेगा। और गवर्नमेंट की जो यहाँ पे जो स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। राइट। तो सारे डॉट्स यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले चार्ट्स आप देख रहे हैं, चार्ट्स बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, उसके साथ डिलीवरी परसेंटेज का डाटा बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। रॉ मटेरियल के प्राइजेस स्टेबल हैं, और 10 से 15% की ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगी। और ये सारे डाटा आप देखेंगे यहाँ पर पुराने ही हैं, यानी 23 फरवरी का ये डाटा है, और उसी समय इन स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस किया था। यानी 1 तारीख को, 1 फेब के को मेरे पास स्टॉक्स फिल्टर होके आए थे, और 23 फरवरी तक इस तरह की रिपोर्ट मेरे सामने आई थी, इसलिए मैं इसे लेकर के बुलिश हुआ था। फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल के अंदर आप देखेंगे पी जो है आपका, वो इंडस्ट्री से कम है, यानी 33 इंडस्ट्री का पी चल रहा है, और यहाँ पे स्टॉक का पी जो है 24 के आसपास चल रहा है, 26 के आसपास का ईपीएस है। राइट। तो जब वैल्यूएशंस जो है इसकी इंडस्ट्री से कम है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक्स जो है हेल्दी है, बहुत ज्यादा ड्रॉ डाउन नहीं है। ईपीएस पॉजिटिव है, यानी 26 का ईपीएस, यानी कंपनी प्रॉफिटेबल है। और पी 24 का है, यानी कि, और इंडस्ट्री से कम है, मतलब इसके अंदर फेयर वैल्यूएशन है, बहुत ज्यादा ये ओवर वैल्यू नहीं दिखाई देता है। कंपनी सेल भी कर रही है, ऑपरेशन से भी कंपनी के पास पैसा आ रहा है, और नेट प्रॉफिटेबल है।
कैश अगर देखें तो कैश भी कंपनी के पास आ रहा है, ऑपरेशन से कैश कंपनी जनरेट कर पा रही है। अगर यहाँ पे हम फ्री कैश फ्लो की अगर बात करें तो यस, फ्री कैश फ्लो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कंपनी ने कैपेक्स भी किया है, यानी 131 यहाँ पे देखें, जो अभी तक इनका रेंज से डबल डिजिट में था वो ट्रिपल डिजिट में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। यानी कि इन लोगों ने कैपेक्स भी किया है। तो कैपेक्स एक हेल्दी साइन होता है, यानी कंपनी आने वाले वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। ठीक। तो फंडामेंटल भी कंपनी के मजबूत दिखाई दे रहे हैं, चार्ट्स भी मजबूत दिख रहा है, और उसके साथ जो कनेक्टेड डॉट्स थे वो भी हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं से भी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं दिख रही है, और यही रीजन थे जिसकी वजह से मैंने अवंती फीड के चार्ट्स को स्ट्रेंथ की निशानी दी थी। मुझे इसमें मजबूती देखने को मिल रही थी उस समय। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि चार्ट्स को मैंने देखा, उसके साथ डिलीवरी परसेंटेज का डाटा देखा, उसके साथ मैंने कुछ डॉट्स को कनेक्ट किया। देखिए, आप कभी भी एनालाइज कर रहे हैं ना, तो लोकल लेवल पे आपको सोचना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय में क्या ये प्रोडक्ट, ये जो कंपनी जो बिजनेस कर रही है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्या वो सफल होंगे आज के समय के हिसाब से। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये श्रिम्प है, इसको श्रिम्प कहा जाता है। ये ये मैन्युफैक्चरर करते हैं, ठीक है, खाद भी बनाते हैं, और इसको वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये देख सकते हैं इनका, ये अ, इनके फार्म है जहाँ पे ये श्रिम्प्स के बीज हैं। इनको यहाँ से ये क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, इनको बनाते हैं और फिर इसको बेचते हैं वर्ल्ड वाइड। ये देखिए, इस तरह से ये दिखाई देते हैं। ठीक। ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए, आपको है ना समझना पड़ेगा, ये नॉनवेज फूड है, और नॉनवेज फूड की डिमांड वर्ल्ड में बढ़ती जा रही है। ठीक है, विदेशों में तो इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये समय ही ऐसा चल रहा है, ये कलयुग है। ठीक है, अगर मैं एकदम आध्यात्मिक लेवल पे सोचूं, मैं ऐसे ही थिंक करता हूँ। समझ रहे हैं आप। कोई भी प्रोडक्ट, मैं पहले बिजनेस देखता हूँ, बिजनेस का प्रोडक्ट देखता हूँ, ठीक है, उसके बाद मुझे पता लगता है कि इसके अंदर स्ट्रेंथ है, फिर चार्ट्स को भी देखता हूँ। अगर चार्ट्स अगर देख रहा हूँ, अगर चार्ट्स के बेस पे स्टॉक आ रहा है, फिर मैं उसको अपने अपने कॉमन सेंस के हिसाब से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद ये सारे जो चीजें हैं ना, ये तो ठीक है, ये तो उसके बाद आती है। पहले मैं ये देखता हूँ, चार्ट्स मुझे मजबूत दिख रहा है, चार्ट्स के अंदर सारी चीजें मैंने देख ली, चार्ट्स के अंदर सब कुछ बेहतर है। अब क्या करता हूँ, उसको अपने उसके प्रोडक्ट को देखता हूँ, प्रोडक्ट से मुझे डिमांड का पता चलता है। क्या ये प्रोडक्ट, ऐसे में फील करता हूँ कि क्या ये प्रोडक्ट किस तरीके से, अगर मान के चलो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए किस तरीके से फेवरेबल बनेगा। ठीक है, वैसे बेसिकली हूँ नहीं, लेकिन अ, अगर हूँ तो मुझे ये किस तरीके से लोगों को ये हेल्पफुल करेगा। तो ये जो सोच है ना, ये जो कॉमन सेंस है, यही आपको एक सुपर इन्वेस्टर या सुपर ट्रेडर बनाता है। जो आज बड़े बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर आप सोच रहे हैं, वो लोकल लेवल पे सोचते हैं, वो ग्राउंड लेवल पे सोचते हैं। वो बड़े बड़े ऐसे रिपोर्ट रिपोर्ट नहीं देखते हैं। रिपोर्ट रिपोर्ट तो बाद में आती है। एक्साइट की आज जो रिपोर्ट आपको देख रहे हो ना, जब एक्साइट को मैंने ढूंढा था, एक्साइट के बारे में मैंने जब डिस्कशन किया था, तो कोई न्यूज मीडिया उसको कवर नहीं कर रहा था। ठीक, यहाँ तक कि शेर खान के अंदर भी जब मैं एक्साइड इंडस्ट्री का डिस्कशन कर रहा था, तो वो लोग भी बोल रहे थे कि नहीं, 200 के ऊपर नहीं जाएगा, ये आज तक नहीं गया है। तो ये कह रहे थे ये इसकी रेंज है। मैंने बोला अब ये रेंज तोड़ेगा, अब इसका समय आ गया है तोड़ने का। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये 3 गुना हो गया। यही चीज रेमंड के अंदर हुई थी, यही चीज बाला माइंस के अंदर हुई थी। ठीक, यही चीज टीटीएमएल के अंदर हुई थी, और यही चीज एलटीआई माइंड्री के अंदर हुई थी, यही चीज हल के अंदर हुई थी, यही चीज इक्लेरेक्स के अंदर हुई थी। मेरे पास ऐसे दसियों एग्जाम्पल्स हैं जिसके अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि जो मीडिया हाउसेस हैं, जो लोग भी हैं, ये सब कवर बाद में करते हैं। अगर आपको स्टॉक ढूंढना है तो आपको उसके प्रोडक्ट की डिमांड को अपने अंदर फील करना पड़ेगा। आपको खुद ऐसा समझना पड़ेगा कि यस, मैं कस्टमर हूँ इसका, मुझे ये स्टॉक किस तरीके से हेल्पफुल कर सकता है। ठीक। तो ये जो लोकल लेवल तक सोच जो है, ये जो कॉमन सेंस है, यही आपको मजबूत इन्वेस्टर बनाता है, मजबूत ट्रेडर बनाता है। जब आप इस तरीके से डॉट्स को कनेक्ट करोगे, तभी आप चार्ट को फील कर पाओगे, चार्ट की मजबूती को समझ पाओगे।
तो ये था एक पूरा एक व्यू जिस तरीके से मैं एक शॉर्ट टर्म या पोजिशनल ट्रेडिंग करता हूँ। ठीक। स्विंग ट्रेडिंग के अंदर मैं इतने डाटा पॉइंट्स को नहीं कनेक्ट करता हूँ, फिर भी बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीजें मैं रखता हूँ। मुझे मजा आता है ये सारी चीजें करने में। लेकिन जब मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ तो उस समय मैं ये सारे डॉट्स को कनेक्ट करता हूँ। सबसे पहले चार्ट्स को देखता हूँ, चार्ट्स की मजबूती पकड़ता हूँ, चार्ट्स के उसके बाद उस कंपनी के प्रोडक्ट को समझता हूँ। उस प्रोडक्ट के अंदर मुझे अगर दम दिख रहा है, उस प्रोडक्ट को मैं ऐसे फील करता हूँ, ठीक है, एज अ कस्टमर, कि भाई तुम शॉपकीपर हो, मुझे बताओ तुम्हारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्ट कैसा है तुम्हारा, क्या मुझे ये डेली यूज में हेल्प करेगा, क्या ये। तो उसको मैं उस तरीके से सोचता हूँ। राइट। अब इस तरीके से सोचोगे ना, तब जाकर के आपको आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो नेट ग्रीन होगा, आपके पोर्टफोलियो नए ऊंचाइयां पकड़ेंगे। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से एक पोजिशनल व्यू या फिर एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाया जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जो होती है वो एक अलग क्राइटेरिया है, उसके बारे में आने वाले समय में मैं डिस्कशन करूंगा। लेकिन जो पोजिशनल ट्रेडिंग है और जो स्विंग ट्रेडिंग है, इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि ये मैं खुद करता हूँ। अगर आपको कंसिस्टेंट इनकम मार्केट्स के अंदर से अर्न करना है तो डेफिनेटली स्विंग ट्रेडिंग बहुत अच्छी है। पोजिशनल ट्रेडिंग थोड़ा एक लेवल ऊपर होती है, थोड़े डॉट्स ज्यादा होते हैं। राइट। तो ये एक तरीका होता है मेरी ट्रेडिंग करने का, इन स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने का। आने वाले समय में आपको ये बताऊंगा कि पोजिशनल ट्रेडिंग के स्टॉक्स में कैसे ढूंढता हूँ। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो डेफिनेटली मैं बना दूंगा। अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसके अंदर चार्ट्स लिखा होगा, तो जितने ज़्यादा चार्ट्स होंगे उतना ज़्यादा मैं समझ जाऊंगा कि आप पोजिशनल ट्रेडिंग के स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें रुचि रख रहे हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि अवंती फीड का जो चार्ट है वो किस प्रकार से मैंने आइडेंटिफाई किया था, और क्या वो कारण थे जिसकी वजह से मुझे ये चार्ट बुलिश लगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, लाइक जरूर करके जाइए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा पोजिशनल ट्रेडिंग मैं कैसे करता हूँ, और आपको अच्छे से ये सारी चीजें आइडेंटिफाई हो गई होंगी। और मैं क्या कहना चाहता हूँ वो मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि आपका कॉमन सेंस ही आपका हथियार है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली अपने परिवारजनों के साथ शेयर करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।